हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आदित्य और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं थाईलैंड के वीज़ा ऑन अराइवल की प्रोसेस और उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में। और थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे आप बिना हैसल के थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल सकता है। सो थाईलैंड एज़ यू नो काफ़ी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। इंडिया से काफ़ी लोग थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, पटाया, फुके, इवन चियांग माई भी जाते हैं। तो थाईलैंड का आपको वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड के ही पोर्ट ऑफ एंट्री यानी जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे वहाँ आसानी से मिल सकता है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वैसे तो आप इंडिया से भी वीज़ा लेके जा सकते हैं, थाई एम्बेसी के थ्रू इशू करा सकते हैं, वीएफएस के थ्रू इशू करा सकते हैं। बट वीज़ा ऑन अराइवल एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है जो आप थाईलैंड पहुँच के ही ले सकते हैं। और वो किस तरह से मिलता है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल होता क्या है। बेसिकली वो वीज़ा होता है जो आपको इंडिया से नहीं ले जाना, आप थाईलैंड पहुंच के वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के, अपना पासपोर्ट दिखा के आप वहीं से इशू करा सकते हैं। आपके पासपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल का स्टैंप लग जाएगा। और वीज़ा ऑन अराइवल के जो रूल्स हैं वो बीच में कोविड में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे, बट जुलाई ऑनवर्ड्स उनमें काफ़ी रिलैक्सेशन आई है। जैसे कोविड के टाइम एक थाई पास की रिक्वायरमेंट थी, वो पास की रिक्वायरमेंट अब ख़त्म कर दी जुलाई से। और अक्टूबर 2022 से तो और भी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो काफ़ी हद तक रिलैक्स कर दी गई हैं। मैंने अभी पिछले मंथ अक्टूबर में ही ट्रैवल किया था थाईलैंड। अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं थाईलैंड में अभी। और ये रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स आपको ध्यान रखनी होगी फॉर वीज़ा ऑन अराइवल ऑफ थाईलैंड। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और उस पर कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। मतलब डेट ऑफ ट्रैवल से अगले 6 महीने तक कम से कम आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उससे पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है फ़्लाइट टिकट। आपकी जो इंडिया से थाईलैंड की फ़्लाइट प्लस थाईलैंड से इंडिया की वापसी की फ़्लाइट, जो रिटर्न फ़्लाइट होती है, वो टिकट ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए। आप जब थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाएंगे तो आपसे आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट पूछी जाएगी। इवन इंडिया में भी जब आप बोर्ड करेंगे फ़्लाइट तो एयरलाइन के जो स्टाफ है वो आपसे आपका रिटर्न फ़्लाइट टिकट चेक करेंगे। और रिटर्न फ़्लाइट टिकट होने के बाद ही आपको बोर्डिंग पास इशू होगा। फ़्लाइट टिकट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके पास होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपकी होटल बुकिंग्स। होटल बुकिंग आप किसी भी शहर में करा सकते हैं थाईलैंड के। ज़रूरी नहीं है कि जिस शहर में आप जा रहे हैं, बेस्ड ऑन योर ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स आप होटल बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन आपके पास होटल बुकिंग सारे दिनों की होनी चाहिए। जितना भी आप स्टे कर रहे हैं थाईलैंड में उन सभी दिनों की आपके पास होटल बुकिंग होनी ज़रूरी है। और होटल बुकिंग भी जैसे मैंने कहा वीज़ा ऑन अराइवल के टाइम पे चेक होती है, प्लस जब आप बोर्ड करेंगे इंडिया से तो होटल बुकिंग्स भी चेक होती है एयरलाइन के द्वारा, और उसके बाद ही आपको बोर्डिंग पास इशू होता है। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ कैश। थाईलैंड के वीज़ा ऑन अराइवल्स के रूल के रिगार्डिंग, अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल है यानी सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 10,000 थाई बात का कैश होना ज़रूरी है। और अगर आप फैमिली में या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम 20,000 थाई बात का आपके पास कैश होना ज़रूरी है। और ये रिक्वायरमेंट थाई बात की जो है ये किसी और करेंसी के लिए सब्सटीट्यूट नहीं की जाएगी। आपके पास प्योर हार्ड कैश होना चाहिए थाई बात में। फॉरेन करेंसी, यूएस डॉलर या इंडियन करेंसी अगर आप लेके जा रहे हैं, या इवन आप फॉरेक्स कार्ड लेके जा रहे हैं जिसमें आपने थाई बात लोड कराए हुए हैं, वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपके पास प्योर थाई बात हार्ड कैश में होना ज़रूरी है। 10,000 इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर एंड 20,000 इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप और फैमिली। तो ये थी वो रिक्वायरमेंट्स जो मैंडेटरीली आपके पास होनी चाहिए वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। अब मैं कुछ बात करता हूँ उन चीज़ों की जो पहले तो मैंडेटरी हुआ करती थी, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स अब वो मैंडेटरी नहीं रही हैं। अब वो रिकमेंडेटरी है, मतलब आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कोविड वैक्सीनेशन। अब आपको कोविड वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने वैक्सीन नहीं भी लगाई है तो भी आप थाईलैंड जाके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। बट आई गेस हम इंडिया में तो मोस्टली लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन की डोजेज़ लगवा ली होंगी, तो इट्स बेटर कि आप अपना कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कैरी करें। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं गया था थाईलैंड तो एयर इंडिया का जो स्टाफ था दिल्ली एयरपोर्ट पे, उन्होंने मुझसे मेरा कोविड सर्टिफिकेट मांगा था दिखाने के लिए। मैंने उनको कहा भी कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, बट दे वर स्टिल इंसिस्टिंग। और मेरे पास क्योंकि था उस वक्त कोविड सर्टिफिकेट तो मैंने उनको दिखा दिया। मैंने सोचा कि इट्स नॉट बेस्ट नॉट टू आर्ग्यू,
और मेरे पास है तो मैं उनको दिखा देता हूँ। हालांकि थाईलैंड में मुझसे किसी ने कोविड सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछा, बट जस्ट मेक श्योर इंडिया में हो सकता है कि जो एयरलाइन स्टाफ है वो आपसे कोविड सर्टिफिकेट के बारे में पूछ ले। तो इट्स बेस्ट कि आप कोविड वैक्सीन का अपना जो सर्टिफिकेट है वो आप लेके जाएँ। और आपने अगर बूस्टर डोज़ लगवा रखी है तो आपको बूस्टर डोज़ वाला सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो अपना सेकंड डोज़ का सर्टिफिकेट है वो ही ले जा सकते हैं। और हाँ, सर्टिफिकेट लेके जाएँ तो सेकंड डोज़ का लेके जाएँ। पार्शियली वैक्सीनेटेड यानी फर्स्ट डोज लगा रखी है उसका एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी ने पूछ लिया तो, नहीं पूछा वेल एंड ओके, बट किसी ने पूछ लिया तो आपके पास एटलीस्ट सेकंड डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये था रिगार्डिंग कोविड वैक्सीनेशन। सेकंड इज़ रिगार्डिंग ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस वैसे एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो आपके पास होना चाहिए। हालांकि थाईलैंड में आप ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, बट इट्स स्टिल एडवाइज्ड कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाएं। इट्स वेरी बेनिफिशियल और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल में बाय चांस अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके बड़ा काम आएगा। तो इट्स बेटर, और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि थाईलैंड का जो वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म है वो कैसा दिखता है और आपको कैसे उसको फिल करना है। तो कुछ ऐसा आपको वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म मिलेगा। ये बाहर काउंटर्स होते हैं उन पे मिल जाता है आपको। ये छोटा सा ही फॉर्म होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और इसको कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट आप फ़ोटोग्राफ इंडिया से ही लेके जाएँ। वहाँ पे जाके अगर आप फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो उसमें आपके एडिशनल 200 से 300 थाई बात के चार्जेस लग सकते हैं। फ़ोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और प्रेफरेबली भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ स्पेक्स पहनते हैं तो वो उतार के फ़ोटो खिंचवाएँ। मुझे पता नहीं है कि स्पेक्स के साथ भी फ़ोटो अलाउ होती है कि नहीं, बट मैं क्योंकि स्पेक्स यूज़ करता हूँ, मैंने तो स्पेक्स उतार के ही फ़ोटो खिंचवाई थी, और वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फैमिली नेम हो गया आपका सरनेम, फर्स्ट नेम हो गया आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर आपको कोई है तो वो भी लिख लीजिए। नेशनैलिटी हो जाएगी आपकी इंडियन। पासपोर्ट का नंबर यहाँ डालना है। पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशू यहाँ डालना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है एज़ पर पासपोर्ट। यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, फ़्लाइट नंबर लिखना है जिस फ़्लाइट से आप थाईलैंड फ़र्स्ट एंटर हुए हैं। सपोज़ मैं दिल्ली से बैंकॉक की फ़्लाइट लेके गया था, तो जिस फ़्लाइट से गया था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। और ऑक्यूपेशन आपको लिखना है आप क्या करते हैं। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है जो आपके पासपोर्ट पे आ रहा है, और एड्रेस इन थाईलैंड आपको डालना है जहाँ पे आप स्टे करने वाले थाईलैंड में। या आप अपना होटल का भी एड्रेस डाल सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं होगा। और अगर आप मल्टीपल होटल्स में स्टे करने वाले हैं तो किसी भी एक होटल का डाल सकते हैं। नेम ऑफ़ एड्रेस ऑफ पर्सन्स और रेफरेंस इन थाईलैंड, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। एंड इफ़ अकम्पनीड बाय माइनर चिल्ड्रन, ये अगर आपके साथ हैं माइनर चिल्ड्रन तो उनकी डिटेल्स लिख दीजिए, नहीं है तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। और ये फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, अपना डेट लिख दीजिए, दैट्स इट। तो ये थी थाईलैंड की वीज़ा ऑन अराइवल्स के रिगार्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए व्हेन यू आर विजिटिंग थाईलैंड। फर्स्ट वन इज़ कि थाईलैंड में आप कैश ज़्यादा कैरी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। वैसे भी 10,000 बात या 20,000 बात कैश कैरी करने की रिक्वायरमेंट है एज़ पर द थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल रूल्स, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप कैश ज़्यादा कैरी करें, क्योंकि थाईलैंड में आपको कैश पेमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। कार्ड वहाँ पे कम ही एक्सेप्ट होता है। मैं अपने साथ कार्ड और कैश दोनों लेके गया था और मैंने देखा कि कार्ड वहाँ पे ज़्यादा नहीं चल पाया था काफ़ी जगहों पे, और कैश ही ज़्यादा यूज़ हो रहा था। इनफैक्ट मुझे कार्ड से ही एटीएम से पैसे निकलवाने पड़े बिकॉज मेरे पास कैश ख़त्म हो गया था। तो इट्स बेटर कि आप कार्ड भी कैरी कर सकते हैं, कुछ जगहों पे कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बट कैश इट वुड बी बेटर अगर आप अच्छी क्वांटिटी में कैरी करें अपने साथ, बेस्ड ऑन योर नीड्स, बेस्ड ऑन जितने लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं और बेस्ड ऑन कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। सेकेंड थिंग इज़ इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर होना चाहिए। वैसे अगर आपके पास 2 पिन वाले सॉकेट्स हैं जो यूजुअली हमारे मोबाइल्स के होते हैं, तो उनके लिए तो इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर नहीं भी होगा तो चल जाएगा, बिकॉज थाईलैंड के सॉकेट्स में वो 2 पिन वाले सॉकेट लग जाते हैं। बट अगर आपके पास 3 पिन वाले सॉकेट्स हैं, जैसे हमारे लैपटॉप के चार्जर्स में होते हैं या किसी और अप्लायंस में होते हैं, किसी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में होते हैं, उसके लिए आपको ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर चाहिए होगा। तो आई वुड सजेस्ट आप ट्रैवल अडेप्टर कैरी करके जाएँ, लेके जाएँ इंडिया से ही, क्योंकि मोबाइल के अलावा अगर आपको कुछ और चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, तो उसके लिए आपको ट्रैवल अडेप्टर चाहिए होगा। थाईलैंड के सॉकेट्स में 3 पिन वाले सॉकेट नहीं लगेंगे। थर्ड है वहाँ पे थाईलैंड में जो आप ट्रांसपोर्टेशन लेंगे विद इन द सिटी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप कोई स्कूटी या बाइक रेंट कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि बेटर ये रहेगा, अगर आप स्कूटी और बाइक रेंट नहीं करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप ऐप बेस्ड टैक्सीज जो हैं उनका यूज़ करें।
जैसे हमारे यहाँ ऊबर ओला होता है, तो वहाँ पे आप ग्रैब या बोल्ट को यूज़ कर सकते हैं। ग्रैब और बोल्ट बहुत ही पॉपुलर टैक्सी सर्विसेज हैं वहाँ पे। बैंकॉक में भी है, पटाया में भी है, और आई थिंक दूसरे शहरों में भी होगी। मैं बैंकॉक और पटाया गया था, वहाँ पे मुझे दोनों मिली थी। और बोल्ट में ज़्यादा प्रेफर कर रहा था बिकॉज़ बोल्ट पे लोकेशंस काफ़ी अच्छी अपडेटेड हैं, और क्या कहते हैं, उसकी सर्विस भी काफ़ी सही लगी, तो मैंने बोल्ट ज़्यादा यूज़ करी। ग्रैब भी मैंने एक बार यूज़ करी थी जब मैं एयरपोर्ट से ट्रांजिट कर रहा था, बट आई प्रेफर्ड बोल्ट। सो ग्रैब और बोल्ट दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उन दोनों में बाइक टैक्सीज़ का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो काफ़ी चीप और इकोनॉमिकल होती है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ द बाइक टैक्सी, और मैंने भी पटाया में और बैंकॉक में काफ़ी बाइक टैक्सीज़ को यूज़ किया था, सो बोल्ट के थ्रू ही। तो ग्रैब और बोल्ट आर टू ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपनी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि जब आप होटल में चेक इन करते हैं तो कई होटल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपसे एक डिपॉज़िट मांगते हैं 500 थाई बात का, और वो डिपॉज़िट आपसे कैश में मांगते हैं। वो कोई कार्ड या कुछ नहीं चलेगा। इनफैक्ट मेरा तो होटल की जो चार्जेस थे वो भी कैश में ही मैंने पे करे। लाइक आई सेड कि कार्ड कम ही यूज़ होता है, तो होटल पे जो नॉर्मल होटल का टैरिफ था वो भी मैंने कैश में ही पे करा। बट इसके अलावा वो आपसे एक डिपॉज़िट मांगते हैं 500 बात का, और जब आप चेकआउट करते हैं तो आपको वो डिपॉज़िट कैश में ही वापस कर देते हैं। कोई इसमें ज़्यादा वैसे चीज़ नहीं है। आपको आपका डिपॉज़िट दीजिए और चेकआउट के टाइम पे ले लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कई होटल्स में जो रिसेप्शन होता है वो 24 आवर्स नहीं होता है। जैसे मेरे बैंकॉक के होटल में 24 आवर्स रिसेप्शन नहीं था, 9 बजे से ले सुबह के रात को 9 बजे तक का ही था। तो इस केस में अगर आप अर्ली मॉर्निंग चेकआउट कर रहे हैं, आपकी कोई फ़्लाइट है, आपको कहीं जाना है, तो उस केस में आप पहले से ही होटल स्टाफ को बता के रखें कि मैं अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करूँगा, और कोई ना कोई होना चाहिए रिसेप्शन पे जो आपका 500 बात का डिपॉज़िट वापस कर सके। अदरवाइज़ होगा क्या कि कोई होगा नहीं रिसेप्शन पे, आप वेट करते रहेंगे, देन यू माइट मिस योर फ्लाइट, या आपका कुछ टाइम हो जाएगा कहीं जाने का, तो आपको डिपॉज़िट छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर आप रिसेप्शन के टाइमिंग्स का पता करें, ताकि जब आप चेकआउट करें तब कोई ना कोई पर्सनल या स्टाफ हो होटल का उस डेस्क पे मौजूद, जो आपको आपका डिपॉज़िट वापस कर सके। और डिपॉज़िट वापस किन किन सिचुएशंस में नहीं होता है वो ज़रूर ध्यान रख लें। मेरे पटाया के होटल में सिर्फ की कार्ड की सिक्योरिटी के लिए डिपॉज़िट लिया था, जबकि बैंकॉक के होटल में काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि आप कुछ डैमेज कर देते हैं या कुछ, इवन जैसे आप जो मैट्रेसेस या पिलोज़ होते हैं उनको भी, उन पे भी अगर आप कुछ डैमेज कर देते हैं तो वो भी डिपॉज़िट्स में से कटेगा। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, अदरवाइज़ कल को होटल वाले आपके डिपॉज़िट में से पैसे डिडक्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा रिगार्डिंग कॉइन्स। थाईलैंड में आप देखेंगे 10 बात और उससे नीचे के कॉइन्स ही अवेलेबल होते हैं, करेंसी नोट्स नहीं होते हैं। अब कॉइन्स यूज़ करने में कोई इशू नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप कॉइन्स यूज़ करें तो सारे कॉइन्स अपने खर्च कराएं थाईलैंड में ही, इंडिया वापस ना लेकर आएँ, क्योंकि इंडिया में वापस आपको उसको आईएनआर में कन्वर्ट करने में इशू आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे मनी एक्सचेंज जो डीलर्स होते हैं वो कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो आई नो ये बहुत छोटी चीज़ है, बिकॉज कॉइन्स की इतनी खास वैल्यू होती नहीं है। मेरे पास भी अराउंड 30-35 बात के कॉइन्स पड़े रह गए थे, जो अभी भी पड़े हैं, क्योंकि मैं उनको एक्सचेंज नहीं करा पा रहा हूँ, और मॉनेटरी वैल्यू उनकी शायद आईएनआर में 60-70 रुपये होगी। बट स्टिल मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि कहीं आप ज़्यादा क्वान्टिटी में कॉइन्स ना लिया है, क्योंकि वहाँ पे कई बार आपको पैसे देते हैं तो रिटर्न में चेंज में आपको कॉइन्स दे दिए जाते हैं। तो वो ज़्यादा कॉइन्स आप इंडिया में कहूँगा ना लेकर आएँ, थाईलैंड में ही यूज़ कर लें, क्योंकि इंडिया में वो फिर एक्सचेंज कराने में आपको वापस आईएनआर में इशू आ सकता है। तो ये थी कुछ टिप्स, और साथ में मैंने आपको वीज़ा ऑन अराइवल का जो प्रोसेस है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड ट्राई टू आंसर यू। और आप चाहें तो मेरी थाईलैंड की जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, मेरे ट्रैवल व्लॉग्स देख सकते हैं जो मेरे चैनल पे है। ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 1-2 वीडियोज़ हैं जो अभी और आनी बाकी हैं, तो डू फॉलो द चैनल ताकि आप इन वीडियोज़ को भी देख सकें। And that's it from my side. If you have any questions, you can ask me in the comments. I hope you like this video. Thank you for watching. Take care and have a good day. Bye.